सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक समाजीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि इस पल में क्या सीखने को मिलता है। शिक्षा मनोविज्ञान और इसका टॉपिक लिया है हमने समाजीकरण। समाजीकरण का अर्थ पहले समझना है। समाजीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है। यह एक प्रक्रिया है जो बालक को क्या बनाती है? सामाजिक प्राणी। बालक को सामाजिक प्राणी बनाती है। वो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम है समाजीकरण। एक बात समझ में आ गई भाई, समाजीकरण किसे कहते हैं? समाजीकरण एक प्रोसेस है, कोई वस्तु का नाम नहीं है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें बालक को क्या बनाया जाएगा? सामाजिक प्राणी। अब बालक सामाजिक प्राणी एक दिन में तो बन नहीं जाएगा। बचपन यानी उसके जन्म के बाद से लेकर और जब तक वह मैच्योर नहीं होता, और ये कहिए कि पूरे जीवन भर ही चलता रहता है समाजीकरण की प्रक्रिया। तो इसमें क्या होगा? सभ्यता, संस्कृति, ये जो संस्कृति है, संस्कृति का हस्तांतरण करना, इस समाजीकरण का क्या काम है? संस्कृति का हस्तांतरण करना, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में किसका योगदान है? समाजीकरण का। दूसरा, नैतिक मूल्यों का विकास, यह भी समाजीकरण द्वारा ही होता है। अब समाजीकरण कहाँ होगा? समाज में होगा। समाजीकरण कहाँ होता है? ये समाज में। तो बालक समाज में रहकर ही तो सीखेगा संस्कृति, नैतिक मूल्य और विश्वास। ये जो शब्द है विश्वास, फेथ, ये भी कहाँ सीखेगा? समाज में। तो ये जो प्रक्रिया है, जो ये समाजीकरण की प्रक्रिया है, इसमें जो अभिकर्ता हैं, एजेंट हैं, वो कौन है? तो सबसे पहले तो माता ही पिता हैं। समाजीकरण के लिए पहले अभिकर्ता कौन हुए? माता पिता। यही तो सिखाते हैं बच्चे में कौन कौन से गुण हैं। दूसरा, खेल समूह। तीसरा, समवयस्क समूह। चौथा, विद्यालय। पांचवा, धार्मिक संस्थाएं। और छठा, दूरदर्शन या जन संचार माध्यम। अखबार भी हो सकता है, दूरदर्शन हो सकता है, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय, समवयस्क समूह, खेल समूह और माता पिता। और इसमें ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये सभी अभिकर्ता हैं। इनके ये मेन हैं जिनसे
बालक का समाजीकरण होगा। अब समाजीकरण के जो समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारक यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो समाजीकरण की प्रक्रिया में आएंगे ही, उनके बिना समाजीकरण हो ही नहीं सकता। पहला, पालन पोषण, बालक का पालन पोषण किस प्रकार, किस ढंग से और कैसे समाज में हो रहा है। माता पिता शिक्षित हैं, अच्छी पृष्ठभूमि से हैं, शिक्षा की पूरी व्यवस्था है, तो बालक के अंदर तेजी से समाजीकरण होगा। जहाँ शिक्षा का अभाव है वहाँ समाजीकरण का भी अभाव है। अब बालक जो है समाज में रहकर ही सीखेगा, चाहे वो अनुकरण, सबसे पहला काम तो यही है कि वो सीखता ही किससे है, अनुकरण से। ईर्ष्या भी कहाँ से सीखा उसने, समाज से। भेदभाव, झगड़ा, सहयोग, सहानुभूति, मित्रों का चयन, ये क्या है, ये सारी चीज़ें बालक सीख कहाँ से रहा है, समाज में। और समाज में पहला कारक पालन पोषण। तो जितना बढ़िया बालक का पालन पोषण होगा, समाजीकरण की संभावना उतनी ही अच्छी होगी। अब समाजीकरण अच्छा हुआ है, इस बात का क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है कि समाज में वो ऐसे कार्य करे जो पुरस्कृत करने योग्य, दंड देने योग्य नहीं, निंदनीय नहीं, तो माना जाता है भाई समाजीकरण हुआ है। नंबर 2, सहानुभूति। और वही सहानुभूति बालक का दूसरा जो समाजीकरण में फैक्टर है वह है सहानुभूति। सहानुभूति कब होगी? जब उसके व्यवहार में सहयोग की भावना होगी। व्यवहार में सहयोग की भावना नहीं है, सहानुभूति हो ही नहीं सकती। और ये चीज़ कहाँ से सीखता है बालक? सबसे पहले परिवार से सीखता है। सबसे पहले परिवार से सीखता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं और से नहीं सीख पाएगा, लेकिन प्रारंभिक तौर पे वो परिवार से ही सीखता है। आगे देखते हैं, सहकारिता। सहकारिता का मतलब कॉपरेशन। प्राचीन काल में और आज भी गांव में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उनका समाजीकरण इतना सुदृढ़ हुआ है कि वो आज भी एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और वही मेट्रोपॉलिटन शहरों में कोई ये भी नहीं जानता कि ऊपर के माले में कौन रह रहा है और नीचे कौन रह रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी कमी है, सहकारिता की भावना ही खत्म। चौथे नंबर पे आता है निर्देश। अब निर्देश का मतलब क्या है? डायरेक्शन कोई तो देगा। पहले बालक को कौन देता है डायरेक्शन? माता पिता। ये करो, ये मत करो, मतलब अनुकरण से सीखता है। फिर वह टीचर के हाथों में आता है। फिर अध्यापक गण उसको निर्देश देते हैं कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है। तो ये निर्देश का पालन कौन करता है? बालक करता है, और उसी से सीखता है वो। तो समाजीकरण का ये चौथा फैक्टर हो गया। ठीक है, आगे 5वां देखते हैं,
आत्मीकरण। आत्मीकरण इसमें क्या है, माता पिता, परिवार, पड़ोस की सहानुभूति द्वारा बालक में आत्मीकरण की भावना का विकास। माता पिता, परिवार और पड़ोस की सहानुभूति द्वारा बालक में आत्मीकरण का विकास होता है। दूसरा, रहन सहन, भाषा, रहन सहन एवं भाषा द्वारा व्यवहार करने लगता है। रहन सहन, बालक जिस समाज में पैदा हुआ है उसी की भाषा को वो एडॉप्ट करेगा, सीखेगा। अब कोई बालक दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुआ है, कोई इंडिया में पैदा हुआ है, कोई अमेरिका में पैदा हुआ है, तो उनका भाषा और रहन सहन में तो फ़र्क आ ही गया ना। बहुत फ़र्क आता है रहन सहन और भाषा में, तो उसी हिसाब से उसका समाजीकरण होगा। आगे देखते हैं। 5 पॉइंट मैंने ये बताए फैक्टर के, और छठवां देखना है। छठा है अनुकरण, और क्या है ये, समाजीकरण का आधारभूत तत्व। समाजीकरण का आधारभूत तत्व। 7वां नंबर, सामाजिक शिक्षण। बालक माता पिता, भाई बहन, आदि से खान पान, रहन सहन सीखता है। लो जी, सामाजिक शिक्षण क्या हुआ? अरे जिस परिवार में बालक पैदा हुआ है उस परिवार से ही तो सीखेगा क्या, व्यवहार करना। कैसा व्यवहार करना, खान पान, रहन सहन और दूसरों के प्रति उसके किस तरह का व्यवहार है, ये कौन सिखाएगा उसको? सामाजिक शिक्षण के अंतर्गत ये 7वां फैक्टर है ये। और बहुत सारी प्रतिस्पर्धा भी तो यहीं से सीखेगा। प्रतिस्पर्धा एक शब्द है, ये कहाँ से सीखेगा? जिसे कहते हैं कंपटीशन, वो समाज से ही सीखना है। प्रतिस्पर्धा का मतलब है आगे बढ़ने की होड़, आगे निकलने की होड़, यही प्रतिस्पर्धा है। 8वां है फैक्टर, पुरस्कार एवं दंड। जब बालक समाज के आदर्श नियमों के अनुसार कार्य करता है तो वही उसको पुरस्कार मिलता है, और ठीक इसके विपरीत समाज के आदर्शों के विपरीत कोई भी कार्य करता है, चोरी करना, तो सीखना तो समाज से ही है, ये चीज़ भी समाज में ही सीखते हैं, चोरी करना, तो उस समय दंड, तो पुरस्कार भी है और दंड भी। अगर समाज के अनुकूल कार्य किया तो पुरस्कार, प्रतिकूल कार्य किया तो दंड। और यह भी है समाजीकरण का एक फैक्टर। इस तरह हमने समाजीकरण की जो प्रक्रिया है
उसमें 8 फैक्टर हमने देख लिए जो जीवन में बालक को सामना करना ही पड़ता है। अब आती है बात समाजीकरण के सिद्धांत। तो पहला है कूले का सिद्धांत, और ये कौन सी सन में दिया? 1902 में। इसको कहते हैं, इसको स्वदर्पण सिद्धांत भी कहते हैं। यह सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? सामाजिक अंतःक्रिया, जिसमें परिवार, पड़ोस और खेल समूह। तो सामाजिक अंतःक्रिया कहाँ होगी? अरे बालक परिवार से जैसे ही कदम बाहर रखेगा तो पड़ोस में जाएगा और वहीं उसकी मित्रता होगी। तो आपसी जो कहते हैं ना स्वदर्पण, सामाजिक अंतःक्रिया की शुरुआत हो जाती है। परिवार, परिवार के बाद पड़ोस, और पड़ोस के बाद क्या बन जाएंगे? यहाँ खेल समूह। खेल समूह कब बनेंगे? जब यहाँ पर मित्र होंगे। तो ये कूले का जो सिद्धांत है वो यही तो कहता है कि सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। तो बालक स्वतः ही सामाजिकरण शुरू हो जाता है जैसे ही परिवार से बालक बाहर परिवार के सदस्यों से घुलता मिलता है, उसके बाद बाहर निकलता है और फिर इसके बाद विद्यालय मिल जाता है, धार्मिक संस्थाएं मिलती हैं। इन सभी का कार्य क्या है? समाजीकरण करना। दूसरा व्यक्ति कूले के बाद मीड का सिद्धांत, मीड का सिद्धांत, और ये 1934 में दिया। इनका क्या है जी? आत्मचेतना के सिद्धांत पर आधारित इसे मैं और मुझे, या कहिए आई एंड मी का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें धीरे धीरे बालक में मैं की भावना, अर्थात एक्टर, कर्ता की भावना आ जाती है। तो सवाल ये पूछा जाएगा, मैं और मुझे जो समाजीकरण का सिद्धांत है भाई किसने दिया है? मीड का सिद्धांत। एक सवाल तो यही समझ में आ गया। ऐसे ही स्वदर्पण का सिद्धांत और कूले ने दिया है। बालक में मैं की भावना कब आएगी? जब वो व्यवहार करता है, समाज में व्यवहार करता है, वो भी उसको भी समझ आने लगती है कि ये कार्य मेरे द्वारा संपन्न हो रहा है, तो वो खुद में कॉन्फिडेंट होता है, मैं की भावना आती है। अब आता है तीसरा व्यक्ति, इसने भी समाजीकरण का एक सिद्धांत दिया और ये सिद्धांत पेपर में आते हैं और उसी की तैयारी है कि भाई कौन सा
सवाल आ जाए, दुर्खीम का सिद्धांत। अभी 1934 में इन्होंने क्या, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, भाई इसको यह भी कहते हैं। इन्होंने जो दुर्खीम का सिद्धांत है वो क्या है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। वो कैसे, बालक समाज के लोगों के आचरण एवं व्यवहार के अनुसार आचरण एवं व्यवहार करता है। किसके अनुसार करता है, समाज के जो लोग हैं उनका जो व्यवहार है या आचरण है उसी को देख के वो करता है। सीधा सीधा कहे तो ये अनुकरण। लेकिन यहाँ बात क्या है, सामूहिक प्रतिनिधित्व, यानी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जैसा व्यवहार करेगा, आचरण करेगा, वही बालक करेगा। तो इन्होंने, दुर्खीम ने दिया एक सिद्धांत, एक कूले ने दिया और एक मीड ने दिया। 3 सिद्धांत हो गए समाजीकरण के। अब मैं अंतिम जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो ये, जहाँ तक मुझे समझ में आया है, शिक्षा, और ये क्या करती है, वातावरण में अनुकूलन एवं समायोजन। भाई हमारे को शिक्षा मिली और उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं, वो शिक्षा बिल्कुल बेकार है जो वातावरण अनुकूलन और समायोजन करने में सहयोग ना कर सके, सहयोगी ना बन सके। तो शिक्षा यही सिखाती है सबसे पहले कि हमको समायोजन और अनुकूलन करना। वही व्यक्ति शिक्षित है। डिग्री लेने से थोड़ी शिक्षित हो जाएगा। बहुत सारी डिग्रियां लेने वाले ज़रूरी नहीं है कि उनका अनुकूलन और समायोजन वातावरण में हो ही जाए, नहीं हो पाते। बहुत सारे IAS अधिकारी तक सुसाइड करते हैं, कहाँ कर पाए, वातावरण में अनुकूलन और समायोजन कहाँ हुआ। वो तो सारी डिग्रियां सब व्यर्थ हो गई। कमी किसकी रही, शिक्षा की। शिक्षा ही है ऐसी जो वातावरण में अनुकूलन और समायोजन सिखा सकती है। तो समाजीकरण पे ये थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा रही हमारे और आपके बीच में। और परीक्षा से संबंधित कितनी आपको मदद करे ये तो परीक्षा ही बताएगा। बाकी अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहा है और इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।